फिर हमारा फिफ्थ जो कंपोनेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एम टुवर्ड्स नॉर्मल डिलीवरी। सिजेरियन वर्ड हमें डिलीट कर देना है, लैपटॉप जो हमारा हेडटॉप कंप्यूटर है उसमें वो डालना ही नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी ही वर्ड डालना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि यू आर वॉट यू थिंक, जैसे आप सोचोगे वैसे ही होता है या वैसे ही बनता है। और फिर जिस चीज़ की हमें पता नहीं रहता है तो फियर ऑफ अननोन रहता है। जैसे क्या होता है 10-12 स्टैंडर्ड के जो बच्चे रहते हैं तो पूरा ईयर पढ़ाई करने के बाद एग्ज़ाम सेंटर्स आने के बाद एग्ज़ाम सेंटर जाके विज़िट करके आएंगे, देखेंगे कौन सा रूम है, कौन से टेबल पे मुझे बैठना है, वहाँ पे जाके बैठ के भी वो आते हैं, क्योंकि वो फियर ऑफ अननोन चला जाता है। तो वैसे ही आप जहाँ पे डिलीवरी होने वाले हैं ना, कभी कभी होता है कि आप एक जगह पे पूरा 9 मंथ्स ट्रीटमेंट तो लेते हैं, लेकिन डिलीवरी के लिए आप आपके माँ के यहाँ मैके में जाते हो और फिर सडनली आपको हॉस्पिटल पता नहीं, डॉक्टर्स पता नहीं, सभी न्यू रहता है। तो जहाँ पे आपका डिलीवरी होने वाला है आप जाके वहाँ पे वो हॉस्पिटल विज़िट करना, वो डॉक्टर से मिल लेना, वो सिस्टर से मिल लेना, लेबर वार्ड राउंड करा लेना, लेबर टेबल क्या है वो देखना, हो सकता है तो उसके ऊपर लेट के भी एक बार देखना मुझे क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्ज़ाम पेपर, इट्स एग्ज़ाम ही है ना, डिलीवरी, प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी योर एग्ज़ाम, तो आपके प्रिपरेशंस उसके लिए क्या है वो बहुत ज़रूरी है। पहले ठीक था, क्योंकि पहले अभी भी गांव में आप जाके देखेंगे वो खुद की डिलीवरी खुद करते हैं और इमीडिएटली काम भी चालू करते हैं, क्योंकि वो उनका फिजिकल और मेंटल सब वैसे ही बना है। लेकिन अभी हमारा एग्ज़ाम थोड़ा ये डिफ़िकल्ट हो गया है, तो इसके लिए हमें प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी जो एक्चुअल डिलीवरी प्रोसेस है वो भी हम आपको दिखाएंगे। उसके पहले मैं आपको शॉर्ट में एक कमेंट्री देती हूँ, क्योंकि ये आपको क्या करना है, माइंड में रिकॉर्ड करना है और फिर विजुलाइज करते रहना है। तो ये मेडिटेशन ही रहता है कि मुझे बार बार उसको विजुलाइज करना है। तो जैसे ही 9 मंथ्स फिनिश होता है, 9 मंथ स्टार्ट होता है, उसके पहले दिन से आपको टिल डिलीवरी इसको विजुलाइज करना है। कि क्या विजुलाइज करना है कि 9 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद ही मुझे लेबर पेन्स आते हैं। नहीं तो लेबर पेन्स कभी भी आते हैं ना, 7 मंथ्स 8 मंथ उनको पता नहीं, तो उसको माइंड को क्या करना है, प्रोग्रामिंग करना है कि 9 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद ही मुझे लेबर पेन्स स्टार्ट होते हैं। लेबर पेन्स स्टार्ट होने के बाद मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ, डॉक्टर एग्जामिन करते हैं, मैं लेबर में हूँ तो डॉक्टर मुझे एडमिट करते हैं, लेबर पेन्स नहीं है तो डॉक्टर घर भेज देते हैं। जैसे ही मुझे एडमिट किया जाता है, फिर जो एक्सरसाइज लेबर के दौरान मुझे करने के लिए कहा गया है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, वो मैं कर रही हूँ। धीरे धीरे पेन्स बढ़ रहा है, लेकिन मुझे उसका रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है पेन्स की वजह से थैली का मुंह खुलते जा रहा है, बेबी नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है, मुंह हो रहा है और थैली का मुंह धीरे धीरे और खुल रहा है। और जैसे ही पेन्स और थोड़े बढ़ते हैं, डॉक्टर्स मुझे लेबर रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। लेबर रूम में फिर जो स्पेसिफिक एक्सरसाइज करने हैं वो प्री फिजिकल एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में कर रही हूँ। लेबर पेन्स और थोड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे उसका फीलिंग इतना नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे उस पल का इंतज़ार है जिस पल बेबी मेरे गोदी में होगा। और इतने में डिलीवरी होती है और बेबी का आवाज़ मेरे कानों में आता है। डॉक्टर बेबी को एग्जामिन करते हैं, कहते हैं बेबी बहुत ही अच्छा है, प्यारा है, शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है। फिर बेबी को वार्मर के नीचे रखा जाता है और उतने में जो भी प्लेसेंटा है ना, वार जिसको हम कहते हैं, बाहर आता है। जो स्मॉल कट दिया हुआ है, डॉक्टर स्टिचिंग करते हैं और जिस सुनहरे पल का इंतज़ार था, बेबी मेरे गोदी में है। फिर ब्रेस्ट फीडिंग एक तो लेबर रूम में ही किया जाता है या तुरंत आपको शिफ्ट किया जाता है रूम में, वहाँ जाके आपको इमीडिएट ब्रेस्ट फीडिंग करना है विद इन हाफ एन आवर। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो क्या होता है वो इम्पॉर्टेंट समय हम हमारे रिलेटिव्स के साथ मिलने में या फिर पेट मीन्स थोड़ा स्टिचेस का दर्द है उसमें चला जाता है और बेबी फिर सो जाएगा। तो इट्स अ वेरी क्रूशियल टाइम। तो ये आपको अभी से प्रोग्रामिंग करना है। बेबी जैसे ही डिलीवरी होगा मुझे और कुछ नहीं सोचना है, बेबी के बारे में और बेबी को फीडिंग करना है। जैसे ही मुझे रूम में शिफ्ट किया जाता है, सभी के आँखों पे, चेहरों पे और आवाज़ में वो खुशी झलक रही है ना, एवरीबडी इज़ वेटिंग। आप सब जब भी अंदर तो बाहर भी सभी बहुत एंशियस है ना,
और जैसे ही लेबर पेन्स का आप बेयर कर रहे हो, आपसे ज़्यादा वो बेबी बेयर करता है। आपने कभी सोचा वो बेबी का जो थॉट्स चलता है उसको वो टनल से बाहर आना होता है। बेबी को लगता है ये डार्क टनल से मुझे बाहर जाना है, ये सब क्या हो रहा है बाहर, क्या इतनी आवाज़ें आ रही है। तो ये सभी हमें बेबी के पर्सपेक्टिव से भी देखना है। जब भी लेबर पेन्स हो रहे हैं, हम लोग तो बेयर कर रहे हैं लेकिन बेबी भी तो बेयर कर रहा है, और हम तो बड़े हैं, है ना, बेबी तो छोटा है। हम हमारे बारे में ही सोचते हैं लेकिन एक माँ बेबी के बारे में सोचेगी। तो अभी हमें थोड़ा सा हमारा जो एंगल है वो चेंज करना है, पहले से बेबी के बारे में सोचना चालू करना है। तो धीरे धीरे माइंड का प्रिपरेशन होगा, प्रोग्रामिंग होगा, तो ये जो पेन फीलिंग है वो भी धीरे धीरे कम होता है। और पेन का जो फीलिंग है उसके लिए फिर वो कम होने के लिए हमारे पास पेनलेस लेबर भी है, हम देखेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले तो हम लेबर एक्चुअली एग्जैक्टली क्या होता है एक शॉर्ट वीडियो के द्वारा देखेंगे। प्रसूति की पीड़ा दो प्रकार की होती है। सही प्रसूति की शुरुआत में गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन आना शुरू होता है, उसका अंतराल धीरे धीरे कम होने लगता है और समय व दर्द भी। जब अंतराल कम होने लगता है और रेगुलर है तब इसका समय लिख लेना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर रहता है और दो कॉन्ट्रैक्शन के बीच में कितना अंतराल रहता है। इस समय आपके योनि मार्ग से गुलाबी या लाल खून जैसा चिकना डिस्चार्ज भी हो सकता है। कुछ प्रसूताओं में पाया गया है कि प्रसूति के समय के पहले ही बच्चा जिस पानी की थैली में होता है वह फट जाती है और योनि मार्ग से पानी बहने लगता है। बस आप अपने डॉक्टर को बता दें और आप जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंच जाएं। प्रसूति के कुछ सप्ताह पूर्व से ही नीचे पेल्विस की तरफ बढ़ने लगता है। पेट के ऊपरी हिस्से में दबाव कम रहता है। पहली प्रसूति में ये प्रक्रिया प्रसूति के 1 या 2 सप्ताह पूर्व से होनी शुरू होती है और बच्चा प्रसूति की कैनाल की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे एंगेजमेंट कहते हैं। आपको इस प्रक्रिया का पता नहीं चलता है, मगर चेकअप के दौरान डॉक्टर को ये जानकारी मिलती रहती है। एंगेजमेंट्स की प्रक्रिया प्रसूति के कुछ घंटे पूर्व भी हो सकती है। प्रसूति का पहला स्टेज। प्रसूति का यह स्टेज लंबा है। यह संकोचन सर्विक्स 9 सेंटीमीटर तक खुले तब तक चलता है और इसमें 3 अलग अलग चरण होते हैं। संकोचन का अंतराल 15 मिनट से घटकर हर 5 मिनट का होता है। संकोचन का समय काल 30 से 40 सेकंड तक बढ़ता है। इन पोजीशंस का प्रयोग करें। अब संकोचन की पीड़ा 2 या 3 मिनट के अंतराल में आती रहेगी और 1 मिनट तक चलती रहेगी। अब सांस रोककर ठोस इरादे से ध्यान केंद्रित करके पुश करने की जरूरत है। अब आपको संकोचन के साथ साथ बच्चे को पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। अब आपको पुश करने की इच्छा होगी, आप थोड़ा बहुत पुश भी करती होंगी। अपनी इस स्वाभाविक इच्छा का उपयोग कर पूरे इरादे से सांस को लंबे समय तक रोककर पुश करें। हड्डी न होने की वजह से बड़ी आसानी से यह बाहर आ जाएगा। सिजेरियन में सर्जिकल प्रोसीजर से बच्चे को पेट से निकाला सिजेरियन होगा, लेकिन थैंक्स टू आमिर खान इसके लिए, क्योंकि 3 इडियट में बहुत अच्छी तरीके से उसने दिखाया है ऑल इज वेल, है ना। मना डॉक्टर्स भी नहीं थे, है ना, रिमोट कंट्रोल से वो बता रही है कैसे करना है, और वैक्यूम कब भी नहीं था, वैक्यूम क्लीनर से, है ना।
तो इतने अच्छे से बताया, एक तो नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है विदाउट डॉक्टर्स कर रहे हैं, तो डॉक्टर्स के साथ तो नॉर्मल डिलीवरी होना ही चाहिए, है ना। तो हमारा माइंड प्रिपरेशन बहुत बहुत ज़रूरी है। हमें हमेशा किसके बारे में सोचना है, नॉर्मल डिलीवरी के बारे में ही सोचना है। और इसीलिए जैसे आप यहाँ पे भी आते हो, वेट कर रहे हो, है ना, तुरंत नंबर भी नहीं लगता है, तो आप ये सभी है ना बार बार विजुलाइज करते रहना, दैट इज़ कॉल्ड मेडिटेशन। मेडिटेशन इज़ हीलिंग। आपके माइंड में ऐसे ही विचार आते रहेंगे, उससे अच्छा आप नॉर्मल डिलीवरी के बारे में, बेबी के बारे में, बेबी के साथ कम्युनिकेट करो, है ना। यू नीड नॉट स्पीक, आपकी एनर्जी वाइब्रेशंस वो ट्रैवल हो रहे हैं। और फिर जैसे इसीलिए हमने कहा कि वैक्यूम के बारे में, तो वैक्यूम आपने 3 इडियट नहीं देखा होगा तो देख लीजिए, आपको वैक्यूम पता चल जाएगा। पेनलेस डिलीवरी और लेबर वार्ड राउंड तो हमने पहले ही कहा है। पेन का हमें यदि जनरली मेडिटेशन करने के बाद और ये सभी माइंड रिलैक्सेशन के बाद पेन फीलिंग काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन सपोज़ यदि हमें पेन फीलिंग हम नहीं कम कर सकते तो नथिंग टू वरी अबाउट, पेनलेस लेबर अवेलेबल रहता है। आई जस्ट शो यू। और बिफोर दैट कि थिंग्स टू कीप रेडी, क्या होता है कि अभी न्यूक्लियर फैमिली है, जस्ट हस्बैंड वाइफ रहते हैं और फिर सडनली 1 वीक पहले ही लेबर पेन सपोज स्टार्ट हो जाता है, फिर भागम दौड़ी होती है, अभी क्या करें, हॉस्पिटल लेके जाए, क्या क्या लेके जाना है। तो कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं, थिंग्स टू कीप रेडी एक लिस्ट लिखा रहता है कि बेबी के लिए क्या चाहिए, मदर के लिए क्या चाहिए। तो जैसे एक 1 वीक 10 डेज पहले ही आप वो दोनों बास्केट्स या बैग्स रेडी करके रख सकते हैं। जिस लेबर कमेंट्री की हम बात कर रहे थे, जो मैंने शॉर्ट में दी, यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में है, लेबर पेन स्टार्ट होने से डिलीवरी होने तक, इसको आपको बार बार रीड करना है ना, जैसे ही 9 मंथ स्टार्ट होता है, तो ताकि आपको वो कंप्लीट विजुअलाइजेशन, अभी आपने देखा वो वीडियो भी सीडी में रहता है, तो आप सीडी भी देखेंगे और ये बार बार माइंड को एक्सप्लेन करेंगे तो रिकॉर्डिंग हो जाता है। दोनों है, हिंदी और इंग्लिश, आप जो कंफर्टेबल रहेगा। लिस्ट की जो हम बात कर रहे थे, वो लिस्ट मदर और बेबी के लिए वो भी आपको दिया जाता है। और फिर जो पेनलेस लेबर की हम बात कर रहे थे, इट इज़ कॉल्ड पेनलेस डिलीवरी, माना डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी ही हो रहा है लेकिन पेनलेस है। जैसे आपको हेडेक है तो आप विदाउट क्रोसिन भी रह सकते हैं और काम कर सकते हैं, लेकिन क्या कंफर्टेबल होगा, यदि मैं क्रोसिन लूँ फिर हेडेक चला जाएगा तो कंफर्टेबल रहेगा, है ना, काम करना जो भी। तो वैसे ही अभी डिलीवरी तो करना ही है, लेकिन यदि थोड़ा पेनलेस रहेगा तो आप कंफर्टेबल रहेंगे, तो बेबी भी कंफर्टेबल रहेगा। यदि आप थोड़ा एजिटेटेड रहेंगे तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई आपकी तरफ ज़्यादा जाएगा और बेबी की तरफ ब्लड सप्लाई कम जाता है, और ब्लड से हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, तो फिर हमें ऑक्सीजन, बेबी के लिए ऑक्सीजन कम जा रहा है तो बेबी के लिए ऑक्सीजन कम मिलेगा, है ना। तो इसीलिए एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोसीजर। जैसे मेरा खुद का फर्स्ट डिलीवरी था तो पहले तो मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस, क्योंकि थ्रू आउट लाइफ वही प्रैक्टिस करना है, तो लेबर पेन्स होते क्या है वो फीलिंग के लिए मैंने बेयर किया, लेकिन फिर वो तभी अनफॉर्चुनेटली ये प्रोग्राम भी नहीं बना था और मुझे इसके बारे में पता नहीं था, तो वो पेन्स थोड़े हॉरिबल रहते। लेकिन यू डोंट वरी, अभी आपके पेन्स वैसे नहीं रहेंगे मेडिटेशन के बाद। तो फिर उसके बाद पेनलेस लिया, इट्स अ वंडरफुल प्रोसीजर, आपको कुछ पता नहीं चलता है, बेबी बाहर आता है, जब भी वो रोता है तभी पता चलता है ओ डिलीवरी हो गई, इट्स सो नाइस। और फिर अब्रॉड में तो इसके स्टडीज़ किए गए साइंटिफिक, क्योंकि ऑक्सीजनेशन बहुत अच्छा होने की वजह से बेबी के ब्रेन सेल्स काफ़ी अच्छे डेवलप होते हैं, तो इनका जो इंटेलिजेंस है 5 इयर्स 10 इयर्स तक देखा गया विदाउट पेनलेस लेबर बहुत ही डिफरेंस पाया गया। तो यहाँ ये हॉस्पिटल में तो हम लोग रूटीनली अवेलेबल है, लेकिन हम हर एक को ऐसे प्रमोट नहीं करते, क्योंकि पहले तो सभी कहेंगे अरे पहले हम तो घर पे डिलीवरी होते थे, आप तो अभी हॉस्पिटल में डिलीवरी हो रहे हैं, उसके बाद आपको पेनलेस डिलीवरी भी चाहिए। तो ये आपका इंडिविजुअल चॉइस रहेगा, लेकिन साइंटिफिकली और इंडिविजुअली भी आप पूछेंगे तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा हर एक किसी ने पेनलेस लेबर जो है आपको मीन्स ऑप्ट करना चाहिए। लेकिन इसके लिए ये जो प्रोसीजर है ये सीजर के जैसा ही होता है। सीजेरियन में जैसे पीठ में छोटा इंजेक्शन दिया जाता है, फिर ये पाइप से उसमें से इंजेक्शंस दिया जाता है और फिर धीरे धीरे आपको जैसे पेन फील होगा। सिजेरियन में हम एक ही बार इंजेक्शन देंगे तो पूरा पोर्शन सुन हो जाता है, आपको कुछ फीलिंग नहीं रहेगा। यहाँ पे आपका जो पेन परसेप्शन है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस आते रहेंगे, हमारे 2 पाथवे रहते हैं, है ना, थिन पाथवे और थिक पाथवे। थिक पाथवे से हमें क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्शंस आते रहते हैं और थिन से हमें फीलिंग रहता है।
तो हम थोड़ा इंजेक्शन देंगे तो फीलिंग स्टॉप हो जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शंस चालू रहेंगे, दर्द चालू रहेगा और नॉर्मल डिलीवरी होता है। तो ये प्रोसीजर बहुत वंडरफुल रहता है, लेकिन आपका कंसेंट लिया जाएगा क्योंकि ये इन्वेजिव प्रोसीजर है। सीजेरियन के लिए हम आपको पूछेंगे नहीं और आप भी हमसे पूछेंगे नहीं, है ना। सीजेरियन के लिए पता है विदाउट इंजेक्शन तो कोई सीजेरियन करने देगा ही नहीं और करेगा नहीं, लेकिन इसमें चॉइस रहता है क्योंकि इट्स अ सर्जिकल प्रोसीजर, है ना, इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन ये जो नीडल रहता है ये बहुत थिन रहता है एक्चुअली। हम लोग जो टीटी के इंजेक्शंस लेते हैं वो भी 24 नंबर रहता है और ये 29 नंबर, जैसे हमारा बाल है, हेयर इतना पतला रहता है, तो इससे बिल्कुल ही पेन नहीं रहता है। तो जो मिसकंसेप्शंस रहते हैं ना कि पीठ में इंजेक्शन देने के बाद फिर मुझे बैक एक होगा और फिर मैं काम नहीं कर सकूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने 3 बार पीठ में इंजेक्शन लिया है फर्स्ट डिलीवरी के टाइम, 3 भी नहीं 4 बार। फर्स्ट डिलीवरी के टाइम फिर स्टिचेस में प्रॉब्लम हो गया, उसके बाद स्टिचेस डालने के लिए सेकेंड टाइम स्पाइनल में ही इंजेक्शन, थर्ड टाइम सीजेरियन हुआ क्योंकि जो ट्विंस है पहला तो वो ब्रीच था, है ना, तो उल्टा है तो फिर सीजेरियन करना ही पड़ता है, तो उसके लिए। और फोर्थ फिर मेरे लेग का कुछ सर्जरी हुआ था, 4 बार लिया है। लेकिन कभी, और हम लोग आप देखते हैं कि कितना भाग दौड़ सर्जरी ये सब होता रहता है, लेकिन बैक एक बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं होता है ना। तो इट्स अ पर्सनल